हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो हमारे प्रीवियस क्लास के जो परचेजिंग मेथड्स थे जो रिमेन बच गए थे, हम उन पर बात करेंगे। प्रीवियस जो हमने क्लास में देखा वो हमने फंक्शन और इसके कुछ मेथड्स देख लिए थे। आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए उसके आगे से सबसे पहला मेथड है स्पेक्यूलेटिव परचेजिंग। ये क्या होता है? अंडर दिस मेथड द एम इज टू टेक एडवांटेज ऑफ प्राइस रेज इन फ्यूचर। इसका मतलब है कि इसके अंतर्गत की जाने वाली खरीदों का उद्देश्य भावी मूल्य में वृद्धि से लाभ कमाना होता है। कभी कभी अग्रिम क्रयण विधि तथा काल्पनिक क्रयण विधि को एक ही मान लिया जाता है, क्योंकि दोनों ही विधियां भारी मात्रा में सामग्री की खरीद पर बल देती है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है कि the aim is to take advantage of price raise in future। जो फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी तो उसके एडवांटेज लेने के लिए स्पेक्यूलेटिव परचेजिंग इसका उद्देश्य है। समटाइम फॉरवर्ड परचेजिंग एंड स्पेक्यूलेटिव परचेजिंग आर टेकन टू बी सिमिलर। कुछ टाइम में फॉरवर्ड परचेजिंग यानी अग्रिम क्रयण विधि और स्पेक्यूलेटिव दोनों सिमिलर ही लगती है, क्योंकि दोनों में क्या होता है, दोनों में हमारी जो परचेजिंग है वो ज़्यादा होती है। मटेरियल जो परचेजिंग किया जाता है वो हमेशा ज़्यादा होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, पर इन दोनों मेथड्स में कुछ डिफरेंस तो है। सबसे पहला जो डिफरेंस है, चलिए इसका डिफरेंस देख लेते हैं। फॉरवर्ड वर्सेस स्पेक्यूलेटिव। एक सेकेंड। स्पेक्यूलेटिव, इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। चलिए, ठीक है, सिंपल सा डिफरेंस बता रहे हैं हम, पूरा नहीं बता रहे हैं। फॉरवर्ड परचेजिंग एम्स टू सफिशिएंट स्टॉक ऑफ मटेरियल सो दैट the manufacturing process is not hampered, and in situation of shortage of supply the manufacturing process may be continued without interruption, and as against the speculative purchasing aims to earning profit in the case of pricing high। देखिए, सबसे पहले इसी में हम देख लेते हैं कि the manufacturing process is not hampered and in situation of shortage of supply the manufacturing process may continue without interruption। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। ये क्या कहता है? एज अगेंस्ट this speculative purchasing aims at earning
profit, earning profit in case of price raise in future। अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ता है तो इसका उद्देश्य है कि उससे लाभ कमाए। ठीक है, अब देखिए इसी तरह द बेसिस ऑफ फॉरवर्ड परचेसिंग इज द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोग्राम। इसका बेस क्या है? प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोग्राम। जबकि स्पेक्युलेटिव का पर्पस क्या है कि आप जब प्राइस बढ़ती है तो आप क्या करो? उससे प्रॉफिट गेन करो। क्लियर है यहां तक? ये था हमारा स्पेक्युलेटिव परचेसिंग। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जीरो स्टॉक मेथड की। ये क्या होता है इसके बारे में, ये भी एक मेथड है जीरो स्टॉक। ये एग्जाम के पर्पज से आपके छोटे क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और आपके मेथड्स में भी पूछा जाता है। क्लियर है? तो चलिए ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। Under this method, the buying firm keeps no stock with itself. Instead, the supplier firm keep the stock for the buying firms. यानी हम कह सकते हैं कि इस विधि में क्रेता फर्म की ओर से विक्रेता फर्म अपने यहाँ सामग्री का स्टॉक कर लेती है। यानी कि जो परचेजर होता है वो अपने मटेरियल को खरीदता है पर वो अपने यहाँ पर नहीं लाता है। यानी कि परचेजर के बिहाफ पर सेलर क्या करता है? खुद ही अपनी जो मटेरियल्स है उनको बायर के नाम से क्या करता है? साइड में निकाल देता है या परचेज कर लेता है। चलिए अंडर दिस मेथड the buying firm keeps no stock with itself. Instead, the supplier firm keeps the stock for the buying firm. बाइंग फर्म के लिए जो सप्लायर होता है वो खुद स्टॉक को रख लेता है या खुद स्टॉक निकाल लेता है। वो होता है हमारा जीरो स्टॉक मेथड। यानी हमने परचेज कुछ भी नहीं किया पर हमारे नाम से, हमारी कंपनी के नाम से परचेज किसने किया? सप्लायर ने खुद के हिसाब से अपने पास वो सामान रख लिया है कि उस कंपनी का जो भी ओनर है या कंपनी है वो परचेज करेगी ही। तो यहाँ पर ये था हमारा जीरो स्टॉक। यानी जो बाइंग कंपनी है उनके पास अभी तक कोई स्टॉक नहीं आया है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जीरो स्टॉक मेथड। फिर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेट कॉन्ट्रैक्ट मेथड। रेट कॉन्ट्रैक्ट मेथड ये क्या होता है इस पर बात करते हैं। चलिए रेट कॉन्ट्रैक्ट यानी कि दिस मेथड इज नॉर्मली यूज बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड पब्लिक अंडरटेकिंग। ये जो सिस्टम होता है वो सरकारी विभागों या सार्वजनिक संगठनों में ही इस विधि को अपनाया जाता है। चलिए हाइलाइट्स हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहली हाइलाइट, नॉर्मली यूज्ड बाय government department and public undertaking ठीक है। देन इसके बाद अंडर दिस मेथड बाइंग फर्म कॉन्ट्रैक्ट सच सेलिंग फर्म हु हैव द रेट कॉन्ट्रैक्ट विद द डायरेक्टरेट जनरल एंड सप्लायर्स डिस्पोज। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस विधि के अंतर्गत क्रेता फर्में उन विक्रेता फर्मों से संपर्क करती है जिन्होंने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लायर्स एंड डिस्पोजल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, रेट कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। यह दर अनुबंध एक निर्धारित अवधि के लिए किया जाता है। क्रेता और विक्रेता मदों
की दर के संबंध में वार्ता द्वारा तय कर लेते हैं। यानी यहाँ पर जो भी जिस भी बंदे ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये देखिए डायरेक्टरेट जनरल एंड सप्लाई डिस्पोजल, ठीक है। इन लोगों के साथ अगर किसी ने इसके साथ अगर किसी ने क्या किया है, रेट कॉन्ट्रैक्ट फिक्स की है, वो ही बंदा क्या करेगा, परचेजिंग उसी के थ्रू करवाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा रेट कॉन्ट्रैक्ट मेथड। अब देखिए रेट कॉन्ट्रैक्ट मेथड जो है वो क्रय विभाग आपूर्तिकर्ता को सीधे क्रय आदेश भेज सकता है। यानी कि अगर एक बार किसी के साथ अगर आपका रेट कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो आप डायरेक्ट परचेज डिपार्टमेंट आपका क्या करेगा, सीधा आपके सप्लायर्स को क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस करवा सकता है। अगर क्रेता चाहे तो निर्धारित मात्रा में 25% की वृद्धि कर सकता है और न्यूनतम मात्रा के निर्धारण की प्रक्रिया को रनिंग कॉन्ट्रैक्ट की प्रक्रिया अपना सकता है। यानी कि वो एक साथ अगर चाहे तो रेट कॉन्ट्रैक्ट में वो 25% इंक्रीमेंट कर सकता है। क्लियर है? क्वांटिटी में, हाँ, अगर वो चाहता है कि हमको क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए तो वो बिना इन्फॉर्म किए वो 25% एक साथ बढ़ाकर भेज सकता है। और ये जो रेट है वो तय कौन करते हैं रेट कॉन्ट्रैक्ट की, जो बायर्स होता है वो, और जो डायरेक्टर जनरल सप्लायर्स डिस्पोजल है या फिर आपकी गवर्नमेंट जो टेकिंग जो फर्म्स है वो सारी आपकी डिस्कस करती है और फिक्स करती है आपकी रेट को। क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे हमारा हैंड टू माउथ परचेजिंग। अब वो देख लेते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। हैंड टू माउथ परचेजिंग। हैंड टू माउथ परचेजिंग, ठीक है। तो चलिए ये क्या कहता है, दिस मेथड, in this method was used during the Great Depression of 1930 in industrial sector। औद्योगिक क्षेत्र में इस विधि को 1930 की महामंदी के समय व्यापक पैमाने पर अपनाया गया था। This method is based on the policy of buying that such quantity of material which are sufficient for the present need। हम कह सकते हैं इस विधि के, इस नीति के आधारित पर कि क्रय प्रबंधक को उतनी ही सामग्री क्रय करनी चाहिए जो तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जरूरी हो। 1930 को आया था, ठीक है। बेस्ड किस पर है, द पॉलिसी ऑफ बाइंग। कैसी होनी चाहिए, जितनी जरूरत है उतना ही खरीदो आप। पॉलिसी ऑफ बाइंग दैट much quantity of material which are sufficient for the present need। जितनी प्रेजेंट में ज़रूरत है, आवश्यकता है, उतनी ही हमको क्या करना चाहिए, मटेरियल को परचेज करना है। देयर वॉज नो स्कोप फॉर सेफ्टी स्टॉक। देयर वॉज नो स्कोप फॉर सेफ्टी स्टॉक। यहाँ पर सेफ्टी स्टॉक के लिए कोई भी ऐसा, यहाँ पर इस मेथड में क्या होता है कि देखिए सफिशिएंट, जितनी आवश्यकता है उतना ही आप खरीदोगे। तो इसके बेस पर हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर सेफ्टी स्टॉक होता ही नहीं है। क्लियर है? अगर आप जितना आवश्यक है उतना ही खरीदोगे तो आप सेफ्टी स्टॉक में रखोगे क्या? क्लियर है? फिर है दिस वॉज यूज विद द व्यू सेव द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द अननेसेसरी स्टॉक होल्डिंग एंड प्राइस फ्लक्चुएशन। यानी कि अननेसेसरी स्टॉक से बचा सकते हैं, यानी होल्डिंग ऑफ स्टॉक से बचा सकते हैं हम किसको, अननेसेसरी
स्टॉक होल्डिंग से बचा सकते हैं हम, कि अनावश्यक जो हमारी स्टॉक ले रखा है उससे बच सकते हैं, और या फिर हम बच सकते हैं हमारी प्राइस फ्लक्चुएशन से, प्राइस फ्लक्चुएशन से। क्लियर है? अगर आज हमने किसी गुड्स को या मटेरियल को 100 रुपये में खरीदा है और वो फ्यूचर में वो अगर 90 रुपीज़ का हो जाता है, हालांकि वैसे बहुत कम होता है पर इससे भी हम बच सकते हैं। फ्यूचर में अगर वो 90 रुपीज़ का होता है तो इससे क्या होगा, हमारा 10 रुपीज़ हम सेव कर सकते हैं, यानी 10 रुपीज़ जो लार्ज कंपनी होती है उनके लिए 10 रुपीज़ भी बहुत मैटर करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये था हमारा हैंड टू माउथ परचेसिंग। अब हम बात करते हैं सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट मेथड की। चलिए आगे हम बात करते हैं सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, ये क्या होता है इस पर बात करते हैं। This method is used for the purchase of those material which have very low per unit cost and are consumed in large quantity। यानी कि ऐसी विधि है जिसमें जो न्यूनतम प्रशासनिक व्ययों तथा पर्याप्त व्यावसायिक नियंत्रणों के साथ सहित क्रेता और विक्रेता को पुनर्उपयोग सामग्री और वस्तु सेवाओं के पुनर्दर्शन हेतु समाधान को बनाते हैं। इस विधि को उन सामग्री मदों के लिए क्रयन किया जाता है जिनकी पर यूनिट जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है और उसका पर यूनिट जो यूटिलाइजेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। देखिए, पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है, लो, ठीक है, और पर यूनिट ऑफ यूटिलाइजेशन ये होता है हाई। क्लियर है? तो उनके लिए ये मेथड यूज किया जाता है। दिस मेथड वॉज फर्स्ट यूज बाय एन अमेरिकन कंपनी। ये सबसे पहले एक अमेरिकन कंपनी के द्वारा यूज किया गया था। कब किया गया था? 1962 में। ठीक है। Under this method, the supplier remain the same for the long time and is not changed frequently. Buying firm under this method prepare the demand note and hand over to the supplier. जितना उनको सप्लायर से मटेरियल चाहिए वो पहले ही बता देते हैं। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है वो आपका सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट मेथड के अंदर डिफाइन किया गया है। क्लियर है? यहाँ पर ये थे हमारे। अब हम एक बात करते हैं इसी मेथड्स के आगे कंटिन्यू में, स्केड्यूल परचेसिंग। स्केड्यूल परचेसिंग, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्केड्यूल। एक सेकेंड, स्केड्यूल परचेसिंग ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये कहता है कि दिस सिस्टम ट्राइज टू मिनिमाइज द इन्वेंट्री कैरिड बाय द बायर एंड अलाउज द सप्लायर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ऑन बिन इन्वेंट्रीज मोर क्लोजली। क्या कहता है ये? The system tries to minimize the inventories carried by, इन्वेंट्री को कितना करना है आपको, कैरिड बाय द बायर, यानी मिनिमाइज करना है आपको जो बायर कैरी करता है इन्वेंट्रीज को, एंड अलाउज द सप्लायर
to exercise control on bean inventory more closely. Bean inventory more closely. This necessity active cooperation and good faith on the part of the both the buyer and supplier. Good faith होता है और क्या होता है यहाँ पर आपका good faith and cooperation होता है. कॉरपोरेशन बिटवीन किन के बीच में होता है ये होता है हमारे सप्लायर और बायर के बीच में. क्लियर है यहाँ पर. ये था हमारा स्केड्यूलिंग परचेजिंग. उसके बाद है हमारा ग्रुप परचेजिंग. ग्रुप परचेजिंग मतलब कि इट एंश्योर सेविंग एंड इकोनॉमिक बाय प्लेसिंग वन ऑर्डर फॉर अ नंबर ऑफ स्मॉल आइटम rather than placing small order frequently. It is a spare to supplier from greater deal to clerical defect and delivery cost. ये हमारी मनी को सेव करता है और इकोनॉमिक जो हमारी मितव्यता है उसको प्लेस करता है. यानी प्लेसिंग वन ऑर्डर फ्रॉम द नंबर ऑफ स्मॉल आइटम्स रेदर देन प्लेसिंग स्मॉल ऑर्डर्स. हम क्या कर सकते हैं कि हम छोटे छोटे ऑर्डर्स दे सकते हैं. ग्रुप परचेजिंग का मतलब होता है हम अगर उनको स्मॉल ऑर्डर्स एक एक आइटम का स्मॉल आइटम का अगर ऑर्डर देते हैं तो जिससे हमारी कॉस्ट भी बढ़ती है और हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो चार्ज होता है वो भी बढ़ता है. तो इसकी जगह हमको क्या करना है कि हमारे जितने भी स्मॉल ऑर्डर्स हैं उनको एक साथ प्लेस करना है स्मॉल ऑर्डर को ताकि हम सेव कर सके अपनी कॉस्ट को. सेविंग कॉस्ट हो सके उससे. ठीक है. अगर हम एक स्मॉल आइटम का अगर ऑर्डर देते हैं तो ज़्यादा खर्चा होगा, जबकि हम अगर स्मॉल ऑर्डर जो भी हमारा ग्रुप है स्मॉल आइटम्स का ग्रुप्स ऑफ स्मॉल आइटम्स उन सबको अगर हम एक साथ ऑर्डर प्लेस करवाएंगे तो हमको कॉस्ट में सेविंग का मौका मिल सकता है. तो ये थी हमारी मेथड्स परचेजिंग की. यहाँ पर हमारी परचेजिंग की जो मेथड्स थी वो यहीं ख़त्म होती है. देखिए आज हमने क्या पढ़ा. वैसे सबसे पहले प्रीवियस में हमने पढ़ लिए थे ब्लैंकेट, कॉन्ट्रैक्ट एंड मार्केटिंग परचेजिंग. आज हमने पढ़ी है स्पेक्यूलेटिंग. सेकेंड हमने स्पेक्यूलेटिंग और फॉरवर्ड में हमने डिफरेंस देखा. फिर उसके बाद जीरो स्टॉक मेथड, फिर उसके बाद रेट कॉन्ट्रैक्ट, देन उसके बाद सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट मेथड, देन उसके बाद हैंड टू माउथ परचेजिंग, उसके बाद ये देखिए ग्रुप परचेजिंग एंड स्केड्यूल परचेजिंग. क्लियर है यहाँ पर. तो हमारा जो परचेजिंग का मेथड था वो यहीं ख़त्म होता है. नेक्स्ट क्लास में हम साइंटिफिक परचेजिंग पर बात करेंगे. क्लियर है. तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं.